अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट ग्रुप थ्योरी के नाम से जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल में इसको बिल्कुल स्टार्ट से हम देखेंगे और बिल्कुल एंड तक इसके मिड में जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं इंशाल्लाह वो सारे हम कवर करेंगे। और इससे फ़िलहाल मैं आपको कोई बुक प्रेफर नहीं कर रही, फ़िलहाल हम इसके टॉपिक्स इस तरह से स्टडी करेंगे कि ये सारे लेक्चर्स सुनने के बाद आप कोई भी लोकल या कोई भी इंटरनेशनल बुक या किसी भी यूनिवर्सिटी के इनफैक्ट नोट्स भी उठा लें तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको क्लियर ना होगा। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ग्रुप्स को सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ग्रुप का आइडिया कहाँ से आया, कि ग्रुप थ्योरी का आगाज़ कहाँ से हुआ। देखिए जो ग्रुप थ्योरी है उसका स्टार्ट जो हुआ था वो सिमेट्रिक ग्रुप से हुआ था। सिमेट्रिक ग्रुप सबसे पहले बिल्डिंग की सिमेट्री को यूज़ करने के लिए, बिल्डिंग की सिमेट्री बताने के लिए यूज़ किया जाता था, वो ग्रुप था सिमेट्रिक ग्रुप। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि ग्रुप क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले ग्रुप का देखिए आइडिया किसने दिया था। ग्रुप का जो आइडिया था बहुत बड़े मैथमेटिशियन और इनफैक्ट उनका काम बहुत ज़्यादा फिज़िक्स में भी है, गैल्वा उनकी एक इसके गैलीलियो है उनका नेम, और उनकी एक बुक है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इनफैक्ट उसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप थ्योरी है, गैल्वा थ्योरी के नाम से उनकी बुक है। तो सबसे पहले आइडिया जो ग्रुप्स का था उन्होंने दिया था, बट जो ग्रुप की प्रॉपर डेफिनेशन जो थी वो हेनरिच वेबर और एक और मैथमेटिशियन थे वेल्टर वॉन डाइक, उन्होंने दिया था 1882 के अंदर। डेफिनेशन हेनरिच वेबर ने दी थी और जो आइडिया था ग्रुप्स का वो गैल्वा ने दिया था। अच्छा, ये तो बात होगी कि ग्रुप्स का आइडिया कहाँ से आया। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप होता क्या है। अब ग्रुप होने से पहले हम देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। इनफैक्ट बाइनरी ऑपरेशन और क्लियर लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी हम देखेंगे। तो ग्रुप्स में हम सबसे पहले ग्रुपाइड को देखेंगे, सेमी ग्रुप, मोनाइड को देखेंगे, देन हम मूव करेंगे ग्रुप की तरफ। अब देखिए ग्रुप के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होगा। आप देखिए यहाँ पे सेट थ्योरी का भी यूज़ हो रहा है। सेट्स क्या होते हैं ये प्रीवियस हमने बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है। सेट्स की टाइप्स देखी हुई है, उनकी नोटेशन, उनकी रिप्रेजेंटेशन, इनफैक्ट बहुत सा कॉन्सेप्ट जो है हम सेट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सेट पे जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सेट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप प्रीवियस जाके देख लें। अब ग्रुप थ्योरी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेट, जस्ट ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। फाइनाइट सेट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कोई भी, इनफैक्ट उसमें एलिमेंट्स पड़े हैं, कोई भी नंबर्स पड़े हैं, कोई ह्यूमन बॉडी का सेट हो सकता है, कोई नंबर्स डिजिट्स आ सकते हैं, सेट ऑफ पेन हो सकता है, कुछ भी सेट यहाँ से हो सकता है। बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो नॉन एम्प्टी। अब देखिए नॉन एम्प्टी क्यों कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास एक सेट पड़ा है ए, जब ये है ही एम्प्टी तो इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट रहेगा, इसको मैं क्या सेटिस्फाई करवाऊँगी। इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब इसमें कोई नंबर ही नहीं है, तो इसमें हम क्या डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पे कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, कम से कम उसमें एक मेंबर ज़रूर होना चाहिए, फिर हम उस पर ग्रुप थ्योरी, जो ग्रुप की डेफिनेशन है वो परफॉर्म करेंगे, उसकी कंडीशंस को देखेंगे। अच्छा, तो हमने देख लिया कि ग्रुप थ्योरी में ग्रुप को रीड करने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वो सेट कह देती हूँ, हमारे पास वो सेट जी है। आपको पता है कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं, तो इसलिए मैंने कैपिटल जी ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट जो दूसरा काम है, हमें बाइनरी ऑपरेशंस का पता हो। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशंस और क्लियर लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये मेरा एक स्टेरिक है, स्टार है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, जी क्रॉस जी से, जी स्टार जी से जा रहा है जी के अंदर। अब इसका मतलब देखिए ये मैपिंग यूज़ हो रही है बेसिकली, फंक्शंस में आपने पढ़ा होगा। हमारी जो इनपुट है वो जी स्टेरिक जी है, और जो आउटपुट है मींस जो आंसर हमारा आ रहा है वो जी में आ रहा है। अब इस बात का मतलब कि देखिए जी स्टेरिक जी का मतलब, अब ये स्टेरिक कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, मींस यूजुअल एडिशन हो सकती है। अब देखिए यूजुअल एडिशन मैं क्यों कह रही हूँ, यूजुअल एडिशन का मतलब जो सिंपल एडिशन जो हम रियल नंबर्स में यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं कि 1 + 1 = 2 हो गया, 1 + 2 = 3 हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया। इस तरह की जो एडिशन है इसको हम यूजुअल एडिशन कहते हैं, जो सिंपल एडिशन होती है। और यूजुअल सब्ट्रैक्शन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन और यूजुअल इसमें डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसके अलावा भी
बहुत से इनफैक्ट इसमें इन्फिनाइट ऑपरेशन यूज़ हो सकते हैं। कैसे कि अगर मैं यहाँ पे एडिशन को डिफ़ाइन कर दूँ, मैं कहती हूँ कि अगर आप दो एलिमेंट्स जी के लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ले लिया और बी ले लिया, इसको जब आप ऐड करते हो तो ये हमें रिवर्स में जो आंसर देगा वो हमें आंसर देगा ए प्लस बी और उसके अंदर +1 कर दो। तो देखें अब ये एडिशन हमारी यूजुअल एडिशन नहीं रही। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए को लेट कर लूँ 2 और बी को लेट कर लूँ 2 तो हमारा ये 4 हो जाते हैं अंडर यूजुअल एडिशन। बट अगर मैं यही 2 और 2 + 2 करूँ इस एडिशन के अंदर जो हमें डिफ़ाइन कर दी गई है ऑलरेडी, तो ये एडिशन क्या कहती है, जब आप 2 में ऐड 2 करोगे तो इसका आंसर 2 + 2 और एक्स्ट्रा +1 भी हमने करना है तो आंसर 5 आ जाएगा। वेरी स्ट्रेंज, 2 + 2 हमेशा 4 ही होता है, बट यहाँ पे देखिए 5 आ गया। ऐसा कब होगा? जब हमें एडिशन जो है खुद से डिफ़ाइन कर दी जाएगी। इनफैक्ट इसमें बहुत सारी एडिशंस आपको कुछ भी डिफ़ाइन, कुछ इनफैक्ट इस तरह भी डिफ़ाइन हो सकती है। a + b जब आप करेंगे तो a + b / 2 हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे प्लस लिखना कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, आप इसको स्टेरिक कर दें या कुछ और कर दें, या इसको आप वो करने के लिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए उस पर सर्कल लगा दें या कुछ डॉट लगा दें, इस तरह का कुछ बुक्स में आपको नज़र आएगा। बट कुछ बुक्स में बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा, ये यहाँ पे जस्ट स्टेरिक होगा कि हम जब a स्टेरिक b करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो a + b / 2 आता है, कुछ भी लिखा हुआ होगा। मीन्स आपको यहाँ पे सिंपल अगर गिवन नहीं है इस तरह की कंडीशन तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं यूजुअल एडिशन, जैसे सिंपल हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़ाइन कर दिया गया है कि जब आप a स्टेरिक b करोगे तब आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा, तो तब वहाँ पे हमारी जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और हमें ज़रूरी होगा कि हम उस रूल को फॉलो करें। क्लियर हो की बात? ये तो हो गया हमारे स्टेरिक का मतलब कि स्टेरिक क्या होता है। तो उसके बाद बात आती है बाइनरी ऑपरेशन की, कि हम स्टेरिक अप्लाई कर देंगे। अब इस बात का मतलब क्या है कि G* मीन्स कि हम G पे जो स्टेरिक हमें ऑपरेशन गिवन होगा उसको जब हम अप्लाई कर लेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा हम वो आंसर, तो हमेशा हम देखेंगे हमारा जो आंसर है वो G के अंदर बिलोंग कर जाए। क्लियर होगी बात? तो जब वो G में बिलोंग कर जाएगा, आप देखें बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन में सेम यही है कि जब भी हम दो जो एक सेट है उसके दो मेंबर्स, जैसे G* हमने किया, मीन्स उस पर जो ऑपरेशन हमें गिवन था उसको जो हमने अप्लाई किया तो उसका आंसर G के अंदर आ जाए। अब अगर कुछ हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो कि G*G इसका आंसर जो है वो H के अंदर आना चाहिए, तो आप देखें सेम उसी सेट G के अंदर नहीं है, हमें कुछ और सेट गिवन है उसके अंदर है। अब जब ये कंडीशन आती है, जब देखिए ऊपर वाली कंडीशन होगी कि G से हम G में ही जा रहे हैं, तो तब हमारा कुलेयर लॉ और जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है दोनों का मतलब जो है वो सेम एज इट इज़ यही होगा। इसमें आप कुलेयर लॉ और बाइनरी ऑपरेशन दोनों को जो हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो एक ही बात होगी। बाइनरी ऑपरेशन इक्वल हो जाएगा कुलेयर लॉ के, तो दोनों ये एक ही बात हो जाएगी, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस तब आएगा जब हम दो अलग अलग सेट, एक सेट को एक के ऊपर परफॉर्म, मतलब एक सेट के अंदर से दो एलिमेंट्स लें और उसमें हम बाइनरी ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन हमें गिवन है, प्लस का है, माइनस का है, या कुछ भी गिवन है, उस पर अप्लाई करें और उसका आंसर हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि एक और सेट H हमें गिवन है, उसमें आपने चेक करना है। अब यहाँ पे जो होगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन अलग हो जाएगा और हमारा कुलेयर लॉ अलग हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस हो जाएगा, बट इस कंडीशन में आपको कोई भी मसला नहीं है। इनफैक्ट ग्रुप्स में आप मोस्टली इसी को ही देखेंगे। इसमें आप कुलेयर लॉ बोल दें या बाइनरी ऑपरेशन बोल दें, दोनों एक ही बात है। इसमें जस्ट हमें चेक करना पड़ेगा कि आंसर H में आना चाहिए और उसी का आंसर G में भी आना चाहिए, तो हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन और कुलेयर लॉ एक ही बात हो जाएगी। क्लियर है? जब हमारा यहाँ पे G गिवन होगा। अच्छा, ये तो हमारी बात होगी कि व्हाट इज़ कुलेयर लॉ। अब जब भी हमारी ये फर्स्ट कंडीशन कवर हो जाए, अब देखिए इसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं और एक काउंटर एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट करती हूँ, एक हमारा सेट ऑफ इंटीजर है Z और इस पे आपने परफॉर्म करना है एक माइनस का ऑपरेशन कर दें, या प्लस भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें, अब माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो ली है मैंने वो यूजुअल सब्ट्रैक्शन है, मीन जो सिंपल सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। अब देखिए आपको इंटीजर्स का पता है, इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, बहुत सारे ये नंबर्स इसमें पड़े होते हैं। अब देखिए इस पे कुलेयर लॉ सेटिस्फाई हमने करवाना है अंडर सब्ट्रैक्शन।
अब देखिए कोई भी आप दो नंबर्स यहाँ से ले लें, भले वो नेगेटिव की हों, पॉजिटिव की हों या ज़ीरो हो, उन पे तो जब यहाँ पे हम माइनस का ऑपरेशन इस पे ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमारा सेम इसी जी के अंदर ही आना चाहिए कि हमने जी स्टेरिक जी जब अप्लाई करेंगे तो आंसर भी जी के अंदर ही आना चाहिए। मीन्स अब ऑपरेशन हमें स्टेरिक की जगह क्या गिवन है, माइनस का, जी माइनस जी करेंगे तो आंसर भी जी में आना चाहिए। तो देखिए कुछ भी यहाँ पे नंबर ले लें, अगर मैं 1 और माइनस यहाँ पे 2 लेती हूँ तो आंसर देखिए -1 आएगा, जो -1 भी बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट कोई भी आप नंबर उठा लें, इस पे ऑपरेट करवाएं तो आपका जो आंसर है हमेशा इंटीजर ही आएगा। क्लियर होगी बात। ये तो इसकी एग्जांपल होगी। ग्रुप हमारा जो है सेटिस्फाई कर रहा है कुलियर लॉ को। अब देखिए ऐसा ग्रुप जो इनफैक्ट उसको ग्रुप तो नहीं कह सकते, ऐसा सेट जो हमारा कुलियर लॉ को सेटिस्फाई कर जाए उसको हम एक नेम दे देते हैं, कॉसी ग्रुप, या उसको ग्रुपाइड कहते हैं। इसके दो नेम हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं कि ऐसा ग्रुप, ऐसा कोई सेट जो कुलियर लॉ को सेटिस्फाई कर जाए उसको हम ग्रुपाइड कहते हैं या उसको कॉसी ग्रुप भी कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, एक वो कुलियर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा उसके पास आइडेंटिटी है, देन वो हमारे पास एक लूप बन जाता है। वो हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम आइडेंटिटी को डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो होगी इसकी एग्जाम्पल। अब इसके काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूँ और सेम इस पे हम ऑपरेशन जो करवा रहे हैं वो माइनस का है, इसमें सब्ट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए कोई से दो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट का, नेचुरल नंबर के सेट का आपको पता है n इक्वल होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, तो अब माइनस करना है। अब अगर मैं यहाँ से 1 - 2 करूँ तो देखिए मेरा आंसर -1 आ रहा है। तो -1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर। तो इट मीन्स अब ये जो सेट है हमारा ये क्लियर लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा अंडर गिवन ऑपरेशन। हाँ, अगर यहाँ पे एडिशन था फिर ये सेटिस्फाई कर जाता है, बट ये उसके हम काउंटर एग्जांपल देख लिया है जो क्लियर लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो होप सो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्लियर लॉ क्या होता है, इसको हम सेटिस्फाई कैसे करवाते हैं। कोई भी सेट अगर क्लियर लॉ को सेटिस्फाई कर जाए, उस पर वो कंडीशन अप्लाई हो जाए तो उसको हम ग्रुपाइड या कॉसी ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा, ये तो होगी ग्रुप बनने के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन। जब भी किसी सेट के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी देन हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है वो हमारा सेटिस्फाई कर जाए। अब आपको पता है एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स हमें चाहिए, ए बी और सी। अब कुछ ऐसे हम स्टेरिक इस पे अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले अगर ए बी पे अप्लाई करें फिर बाद में सी पे एसोसिएट करें इसको, और सेम इसी तरह अब अगर हम इस पे लास्ट वाले 2 नंबर्स पे एसोसिएट करें फिर इसको तीसरे के साथ एसोसिएट करें अगर ये इक्वल आ जाता है। अब सेम वही बात यहाँ पे एसोसिएटिव के अंदर ये जो स्टेरिक हमने यूज़ की है, अब ये स्टेरिक जो है ये कुछ भी हो सकता है, अंडर एडिशन हो सकता है, यूजुअल एडिशन हो सकती है, या कुछ और एडिशन डिफाइन की गई हो। इनफैक्ट इसमें कोई भी ऑपरेशन आपको गिवन हो वो परफॉर्म हो सकता है। तो जब ये हम स्टेप करेंगे तो हमारा इस कंडीशन को जो सेट हमारा वो कर लेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे हमारा जो ग्रुप है वो सेमी ग्रुप है। सेमी का मतलब हाफ होता है। अब हाफ का मतलब ग्रुप की टोटल 4 कंडीशंस हैं। क्लियर है? अब अगर पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो इट मीन्स हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप, आधा ग्रुप वो बन गया है फिलहाल, या इसको डेमी ग्रुप भी कहते हैं। इसके 2 नेम, सेमी ग्रुप कहते हैं या डेमी। ऐसा ग्रुप जो फर्स्ट 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मीन अब इसमें क्लियर लॉ भी सेटिस्फाई होगा और इसमें एसोसिएटिव लॉ भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा, अब देखें इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ वही सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन देख लेते हैं। अब आपको पता है 3 नंबर्स को अगर आप ऐड करें इस तरह से या उसको इस तरह से, आप देखें आपको पता है कि 5 + 5 कर दूं और या 5 + 1 कर दे या उसको 1 + 5 लिखे तो आंसर दोनों लिहाज से सेम ही आएगा। इनफैक्ट माइनस में ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 5 - 1 करती हूँ और यहाँ से 1 - 5 करती हूँ तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो माइनस में आपने खुद चेक कर लेना, इसमें हम फिलहाल एडिशन को देख लें। अच्छा, तो अंडर एडिशन हम किसी तरह से भी करें, 5 को पहले लिखें बाद में ऐड करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो इसको आपने खुद देख लेना है, बहुत ईजी है, इसलिए आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा जो होगा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर जाएगा। तो यही रीज़न है कि जी सेट ऑफ इंटीजर जो है अंडर यूजुअल एडिशन ये ग्रुपाइड भी होता है और ये सेमी ग्रुप। इनफैक्ट ये सारे
जो सेट्स है इसको एक टेबल फॉर्म में राइट करके इसकी एग्जांपल्स बना के हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं, एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनाइड, मीन्स के नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी आइडेंटिटी की। अब देखिए, आइडेंटिटी की हमेशा हमेशा आपने रटा नहीं लगाना, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसको आपने फॉलो करना है। मेन डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि कोई एक नंबर है, उस पे मैंने एक स्टैटिक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किया कोई एक नंबर पे, तो हमें वो आंसर हमेशा ए ही देगा। तो ये जो नंबर ई मैंने लिखा है, अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कैसे कि कोई भी हमारे पास नंबर ए था, फॉर एग्जाम्पल 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी हो सकता है, उस पर मैंने स्टैटिक के साथ एक और नंबर ऐसे परफॉर्म किया कि उसके बदले में मुझे जो आंसर मिलेगा सेम वही नंबर ही मिलेगा। तो इट मीन्स हमने जो ये यहाँ पे एलिमेंट ई लिखा है, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अंडर एडिशन, अब ये जो ऑपरेशन है अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ कि हमारा ये ऑपरेशन एडिशन का है, ठीक हो गया। तो आप देखिए, ए के अंदर ए कोई भी नंबर हो सकता है, इसके अंदर मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि आंसर मेरा ए आया, आपने इस तरह से देखना है। तो ऑब्वियसली बात है, हम 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे लिख ले तो आंसर गलत आएगा, हमेशा ये 0 ही लिखना पड़ेगा अंडर यूजुअल एडिशन, सिंपल एडिशन के अंदर। तो इट मीन्स अंडर एडिशन जो हमारी आइडेंटिटी हो गई वो 0 हो गई है। अब सेम अगर इसी को मैं कहती हूँ हमारा जो स्टैटिक है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लाई है। अब मुझे बताएं ए के साथ ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा दोबारा से आए। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरा 5 है, 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि दोबारा 5 है। तो दुनिया का कोई भी 1 के अलावा नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 5 ही आए। तो इट मीन्स हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो 1 है, अंडर एडिशन जो है वो 0 है, और ये हमेशा यूनिक होता है। यूनिक क्यों होता है ये भी हम प्रॉपर्टी हम देखेंगे। यूनिक इसलिए होता है कि देखें, मैंने जो अभी बात की है कि 5 के साथ दुनिया का कोई भी ऐसा 1 के अलावा नंबर नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो अगेन आंसर 5 ही दे। सेम 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको आप ए के अंदर ऐड करें तो आंसर अगेन आपको ए ही मिले। तो यही रीज़न है कि हमारी आइडेंटिटी जो होती है हमेशा हमेशा वो यूनिक होती है। ये नहीं है कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूनिक होगी, हर ऑपरेशन जो भी आपको ऑपरेशन गिवन हो स्टैटिक की जगह, हर ऑपरेशन के लिए हमारी जो आइडेंटिटी होगी हमेशा हमेशा वो क्या होगी, यूनिक हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑपरेशन दे दूं कि मैं कहती हूँ हमारा है ए स्टैटिक बी, कुछ इस तरह से डिफाइन है ए प्लस बी, इसको कर दे -2, ये आपको गिवन है। तो इसकी ज़रा मुझे आप आइडेंटिटी एलिमेंट बताएं। ऑपरेशन हमने इस तरह से डिफाइन किया, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट बताएं। तो सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इसकी क्या लिखनी है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन में हमने क्या बात की कि ए के अंदर, या आप बी भी लिख सकते हैं, चले हम बी लिख लेते हैं, बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आप इस अंडर स्टैटिक अप्लाई करें कि आपके पास अगेन आंसर बी ही आए, तो वो एलिमेंट क्या है, हमारा ई ही है। क्लियर है। अच्छा, तो अब देखें इसमें हमें जो गिवन है इनफैक्ट कि हम ए स्टार बी जब कर रहे हैं तो हमें ये ऑपरेशन गिवन है, आंसर ही आता है। तो जब मैंने बी स्टार ई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, जस्ट ए की जगह हमारा बी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ई की जगह हमारा बी आ जाएगा, और सॉरी ई की जगह ई ही आएगा, बी की जगह ई आ जाएगा। कैसे, ए बी था तो यहाँ पे ए प्लस बी हुआ, यहाँ पे बी ई था तो बी प्लस ई हुआ, जस्ट इतना लिखा है, और -2 जो है वो एज इट इज़ इक्वल हो गया बी के। अब यहाँ से बड़ा इसीलिए आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि आइडेंटिटी हमारी क्या है, बी बी से कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू देखें, ये 2 दूसरी साइड पे तो +2 हो गया। तो इट मीन्स अंडर दिस स्पेसिफिक जो हमारी एडिशन हमें गिवन है, हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है वो 2 आ गया। अब 2 के अलावा कोई भी एलिमेंट इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो जब भी आपको इस तरह का कोई ऑपरेशन खुद से गिवन हो तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। चलें इसको और अच्छे से करने के लिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल ए स्टैटिक कुछ भी आप ले लें, बी गिवन है, हम इस पर कर लेते हैं कुछ भी खुद से कि ए प्लस बी, चलें आप डिवीजन में ले लेते हैं, ए डिवाइजर में 2 है,
ये आपको डिफाइन कर दी गई है आपकी एडिशन। अब यूजुअल एडिशन नहीं है, इसकी एडिशन क्या है कि दोनों को ऐड जब करेंगे और डिवाइजर में 2। तो सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, जो सिंपल हमारी डेफिनेशन है उसको लेना है। हम क्या कहते हैं, एक नंबर है, फॉर एग्जांपल बी है, चलिए आप इस दफ़ा ए ले लेते हैं कि एक नंबर है ए, हम उसके अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास जो आंसर है अगेन हमारा ए ही आ जाए। तो हमें पता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब जस्ट इसको अप्लाई कर दें कि 2 नंबर पे जब स्टेरिक अप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब नंबर 2 हमने ये वाले लेने हैं, तो ए की जगह ए आ गया, प्लस लगाना है। अब बी की जगह आइडेंटिटी ई है हमारी, डिवाइजर में 2, ए हमारा एज इट इज़। अब हमारा टारगेट यहाँ से है ई को फाइंड करना, तो ये एज इट इज़ 2a हो जाएगा। अब हमने यहाँ से a फाइंड करना है, सॉरी e फाइंड करना है, तो a दूसरी साइड पे ले जाएं, 2a माइनस a, तो यहाँ से आंसर a आ गया। तो यहाँ से जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट आया है वो इटसेल्फ a ही आ गया है। अब a हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो कुछ भी इस तरह से आपको गिवन हो, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इस पे डेफिनेशन जो आइडेंटिटी की है, जो मेन डेफिनेशन है उसको अप्लाई कर देना है। तो आपने बड़ा इजीली यहाँ से आप आइडेंटिटी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करने का तरीका। अब देखें, बात ये आती है कि मोनाइड ग्रुप किसको कहते हैं। मोनाइड ग्रुप वो होता है जिसमें फर्स्ट थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले वो क्लियर लॉ को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव लॉ हो और उस सेट के पास अपनी खुद की आइडेंटिटी भी हो, तो उसको हम बोल देंगे हमारा जो ग्रुप है, वो ग्रुप फिलहाल नहीं बना, वो जो सेट है हमारा मोनाइड ग्रुप बन गया है। मीन्स अभी ग्रुप से थोड़ा सा हम पीछे हैं। अब एक आती है नेक्स्ट चौथी कंडीशन, अब उसको देख लेते हैं। आप देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट इनफैक्ट ये सेट्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात हो रही है तो सेट्स को भी थोड़ा देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक पावर सेट की बात कर लेते हैं। p इंटू एक्स एक पावर सेट गिवन है किसी भी सेट का, आपको पता है पावर सेट में उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स आ जाते हैं। तो इसमें सारे के सारे सबसेट्स पड़े हुए हैं पावर सेट के, किसी एक्स सेट के, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं कहती हूँ कि एक आपके पास सेट गिवन है जो बल्कि इसकी सेट तो आपको ये दे दिया कि अब आपको हम ऑपरेशन देना चाह रहे हैं। अब ऑपरेशन जो है, अब इनफैक्ट इसमें स्टैटिक प्लस माइनस तो नहीं दे सकते, इसमें जो ऑपरेशन है हम यूनियन या इंटरसेक्शन का दे सकते हैं। अब मैं कहती हूँ जो इस पे स्टैटिक ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं वो यूनियन का है। किस पे? इस साइड p इंटू एक्स पे, यूनियन का। अब इसको ज़रा और से देखना है, यूनियन का है। तो अब हमारा जो यूनियन का है यहाँ पे ये ऑपरेशन है, मींस के कोई भी मैं इसमें से सेट में से, अब इस पावर सेट के अंदर बहुत सारे सेट्स पड़े होंगे एक्स के जो सबसेट्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक सेट हमारा ए है और अब स्टैटिक की जगह हमारा ऑपरेशन यूनियन का दे गया और अब हमारा जो दूसरा सेट है वो बी है। तो जब भी आप ए यूनियन बी हम करेंगे तो उसका जो आंसर हमेशा आएगा वो इसी सेट के अंदर ही आएगा। बट अब इसकी मैंने आइडेंटिटी बतानी है। आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी का ही मतलब है ना कि दो सेट्स को आप परफॉर्म करो। यहाँ पे कुछ और लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ई लेट कर लेते हैं। अब ए के अंदर कोई ऐसा सेट मैं यूनियन करूँ कि अगेन मुझे आंसर जो है वही ए ही मिले। यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ऑब्वियसली बात है जब ए के अंदर मैं 5 सेट को यूनियन करूँगी तब मेरा ए आंसर आएगा। तो इट मीन्स इस सेट के अंदर जो हमें जो ऑपरेशन यूनियन का गिवन है, तो इस लिहाज से हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट जो बन गया वो एक एम्प्टी सेट बन गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, क्लियर है? आप देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट हम हर लिहाज से देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सेट्स के अंदर पावर सेट का भी देख सकते हैं। अब अगर मैं कहती हूँ ये इंटरसेक्शन हो गया, अब यहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो गया, अब ये इंटरसेक्शन हो गया। अब देखें क्या होगा। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा कि अब मुझे बताएं कि ऐसा यहाँ पे कौन सा मैं सेट लिखूँ कि उसका इंटरसेक्शन जब ए से ले, आप देखें इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, कि आंसर मेरा हमेशा अगेन वही ए एलिमेंट आए। तो इट मीन्स इसके अंदर जो पूरा होल सेट हमारा एक्स होगा वो आ जाएगा, क्योंकि एक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए जो सबसेट लिया था वो एक्स का ही लिया था ना, ज़रा और से देखें। तो इट मीन्स ए को जब एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा अगेन आंसर ए ही आएगा। तो इट मीन्स अंडर इंटरसेक्शन हमारे जो आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया है वो एक्स बन गया है। तो इसको भी आपने गौर से देखना है। क्लियर होगी बात? तो आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं इन्वर्सेस की तरफ। अच्छा, अब इन्वर्स में भी आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन्वर्सेस के अंदर आपने उसकी जो मेन डेफिनेशन है उसको आपने हर जो भी आप स्टेप कर रहे होते हैं, जो भी डेफिनेशन कर रहे होते हैं, आज कोई भी एग्जांपल्स आप कर रहे होते हैं, तो हमेशा आपने क्या करना होता है, जो मेन हमारी डेफिनेशन होती है उसको फोकस करना होता है।
अब देखिए जब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना आ गया तो इन्वर्सेस को आप बड़ा इजीली उसको वहाँ से निकाल पाएंगे। कैसे कि इन्वर्स देखिए कैसा एलिमेंट होता है कि ए के अंदर मैं स्टैटिक कोई भी ऑपरेशन है ऑपरेट करूँ कि कोई ऐसा नंबर यहाँ पे ऑपरेट करूँ कि मुझे आंसर आइडेंटिटी मिले, तो उसी नंबर को हम उसका इन्वर्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो आपने कुछ भी नहीं करना, जब भी आपको एलिमेंट गिवन हो, उसका ऑपरेशन भी गिवन हो, सेट भी गिवन हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेना है। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा उस एलिमेंट उस सेट का, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेंगे और यहाँ से ए लिख लेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन जो गिवन होगा वो लिख लेंगे। यहाँ पे एक अननोन नंबर है तो बड़ा इसीलिए यहाँ से आप उस अननोन मतलब उसके इन्वर्स को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तो आपको इन्वर्सेस बहुत ही अच्छे से आते हैं कि 5 का क्या इन्वर्स होता है। अगर मैं अंडर एडिशन बात करूँ, 5 में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूँ अंडर एडिशन, उसकी जो वो होती है जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, आपको पता है, तो इसका इन्वर्स -5 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं अंडर डिवीजन की बात करूँ तो अंडर चले मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूँ। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारी आइडेंटिटी हमें पता है 1 होती है, तो इट मीन्स मैं अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये बड़ा इजीली यहाँ से आप बता सकते हैं अगर यूजुअल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उसका इन्वर्स क्या होगा। बट जब आपको ऑपरेशन डिफाइन कर दिया जाएगा तो सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, उसकी क्या है, आइडेंटिटी फाइंड कर लेनी है। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा बहुत ही इजीली वहाँ से आप उसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो इसके जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसके क्वेश्चंस पे फ़िलहाल नहीं जा रहे, तो इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह हम जब न्यू टॉपिक्स करते जाएंगे साथ साथ क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते जाएंगे। फिलहाल जस्ट कॉन्सेप्ट देना है वो मैं आपको दे रही हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है ग्रुप का वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें बेसिकली बताती क्या है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया ग्रुप। अब ऐसा एक सेट जो 4 कंडीशन हमने देख ली, 4 कंडीशन, आप ग्रुप के अंदर इन्वर्सेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो हमारा ग्रुप बन जाएगा। 4 कंडीशन को सेटिस्फाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा एक ऐसा सेट जो जस्ट क्लियर को सेटिस्फाई करे उसको ग्रुपाइड कहते हैं, और एक ऐसा सेट जो 2 को सेटिस्फाई करे, बाइनरी ऑपरेशन, मीन, क्लियर ला और एसोसिएटिव, तो उसको सेमी ग्रुप कहते हैं। और अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, साथ में आइडेंटिटी भी है उसके पास, तो उसको मोनाइड कहते हैं। और अगर चौथी एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाए, उसके पास इन्वर्सेस अपने खुद के हैं, तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। और इस इंशाल्लाह इसके एग्जांपल्स हैं, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एग्जांपल एक बहुत बड़ी पूरी लिस्ट बनाएंगे हम ग्रुप्स की एग्जांपल्स को देखने के लिए। अच्छा, अब आप लूप को कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्लियर ला सेटिस्फाई हो जाए और दूसरा उसके पास आइडेंटिटी आ जाए, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम ग्रुप्स के अंदर लूप कहते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ, तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलें इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि एक्स्ट्रा कंडीशन हम देखेंगे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे कि अबेलियन ग्रुप। अगर इसमें हमारा कम्यूटेटिव लॉ मीन्स के ए स्टैटिक बी अगर हमारा इक्वल आ जाता है बी स्टैटिक ए के, एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई तो उसको हम ग्रुपाइड कहते हैं। देन इंशाल्लाह हम साइक्लिक ग्रुप भी देखेंगे, फिलहाल इस पे नहीं जा रहे। इसका थोड़ा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा जो है हमारा ग्रुपाइड क्लियर लॉ को सेटिस्फाई करता है, उसके बाद सेमी ग्रुप ये भी होगा, मोनाइड। अब देखिए इसमें थोड़ा जो गैप होता है उसको हम देख लेते हैं। अगर आप बात करो ग्रुप और अबेलियन ग्रुप की, अब इनफैक्ट इसके दरमियान भी आपके पास एक नीलपोटेंट आ जाता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ा सा रिव्यू आपको बता रही हूँ, इसको हमने नेक्स्ट इंशाल्लाह देखना है कि इसमें हम देखेंगे कि हमारा नीलपोटेंट आ जाएगा। अब ये होता क्या है, ये क्या बला है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। अब नीलपोटेंट से भी एक बड़ा सेट आ जाता है, उसको हम कहते हैं सुपर सोल्वेबल, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे, सुपर सोल्वेबल। अच्छा, अब इससे भी एक और ग्रुप आ जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो इसका सबसेट सुपर सोल्वेबल का सुपर ग्रुप बन जाता है, सुपर सब ग्रुप बन जाता है, उसको हम कहते हैं कि सोल्वेबल ग्रुप, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। और इसके बाद आ जाता है फिर नॉन अबेलियन ग्रुप। नॉन अबेलियन ग्रुप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये तो अबेलियन की बात होगी। ग्रुप और ग्रुप के दरमियान जो गैप आता है वो इसका होता है। देन हम मूव करते हैं ग्रुप्स की तरफ, ये हो गया नॉन अबेलियन ग्रुप, इसको भी इंशाल्लाह हम सारा डिटेल में देखेंगे। और इसका स्ट्रक्चर फिलहाल क्या पता आपको समझ ना आए, इसका स्ट्रक्चर आपको तब भी समझ आएगा जब हम ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप को डिटेल में करने के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी सीक्वेंस जो है आपको रटा नहीं लगानी पड़ेगी, आप खुद से भी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात?
तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का लेक्चर था। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, मैं बार बार देख रही हूँ कि कुछ रह ना जाए। जितना मैं सोच के आई थी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, तो बार बार यही मैं लेक्चर एंड करने से पहले देखती रहती हूँ कि कुछ भूल ना जाए। एक और बात मैं भूल रही थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट क्यों करते हैं, आई से क्यों नहीं करते। सेम इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो जी है, उसको हम आई से क्यों डिनोट करते हैं, उसको हम सेट ऑफ इंटीजर जो है जी से डिनोट क्यों नहीं करते, उसको आई से डिनोट क्यों करते हैं। अब देखिए, ये इनफैक्ट जर्मन वर्ड्स हैं। आइडेंटिटी जो है आइनहिट के नाम से इसको कंसीडर किया गया। आइडेंटिटी को जर्मन वर्ड के अंदर आइनहिट कहते हैं। तो इसके स्पेलिंग भी मैं लिख लेती हूँ कि आपको कोई मसला ना हो। EINHEIT। तो इसलिए देखिए, ये फर्स्ट वर्ड इसका ई से आ रहा है, ये एक जर्मन वर्ड है, तो इसलिए हम इसको ई से, आइडेंटिटी को ई से डिनोट। इनफैक्ट ये कुछ इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और जो सेट ऑफ इंटीजर है जी, सेट ऑफ इंटीजर वैसे तो इंटीजर आई से आता है, बट ये जो जी हम यूज़ करते हैं ये भी एक जर्मन वर्ड है, ज़ेहलन, ZEHLAN। अब ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब इंटीजर्स होता है और इसको ज़ेहलन कहते हैं। यही रीज़न है कि हम इसको जी से डिनोट करते हैं। इनफैक्ट इसी तरह आप कैलन 4 ग्रुप पढ़ेंगे, उसको हम V4 से डिनोट करते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तब ये बात हो जाएगी। तो ये भी कुछ भी नहीं है, जो वी है ये हमारा एक जर्मन वर्ड है, वीर से निकले। अब वीर का मतलब है 4। क्लियर होगी बात। तो इसलिए हम इसको वी से डिनोट करते हैं, K4 से डिनोट नहीं करते, V4 से करते हैं। रीज़न क्या है, ये वी जो है जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है वीर, और जो वीर है इसका मतलब हो जाता है 4। जो वीर है उसको हम जर्मन वर्ड में 4 को वीर कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो यही रीज़न है हम इसको V4 से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक सारा इसमें क्लियर हो गया, सारा कवर हो गया जो मैं बताना चाह रही थी। फिर भी कुछ रह गया तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।